इन दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। जब अंग्रेज आए थे भारत और किसी भी देश पे शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए, उस देश को कैसे चलाना है, उसके लिए नियम कानून बनता है। उसी नियम कानून जहाँ बनता है, वो किस प्रोसेस से नियम कानून बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, वही प्रोसेस, प्रक्रिया जो आगे बढ़ा, उसी को संवैधानिक विकास कहते हैं। यानी संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। जो नियम आया, आप लोग पढ़े होइएगा, 1919 का नियम, 1909 का नियम, 1773 का नियम, चार्टर अधिनियम, ये सब क्या था? ये सब सारा नियम जो है आज हम भारत के में संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सवाल जहन में उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि 1765 में, उस समय हमारे देश में कोई सरकार नहीं था, राजा महाराजा का शासन था। तो 1765 में मुगल द्वारा जो है अंग्रेज सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अभी जो वर्तमान में बंगला पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा का शासन प्रशासन जो है, शासन प्रशासन में खास करके दीवानी जो टैक्स वसूलता था उसको दे दिया गया कि आप टैक्स वसूलिए और उसमें से हमको भी दीजिए। कहीं ना कहीं तो टैक्स वसूलने के लिए रखेंगे ना किसी न किसी को। अभी जी हो जाए, सरकार टैक्स वसूलती है तो खुद तो सरकार नहीं आती है, प्रशासनिक पदाधिकारी उसका टैक्स वसूलता है। तो इसी प्रकार मुगल साम्राज्य भी टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेज को दिया, दीवानी अधिकार मिला बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। तो प्रशासन जो कंपनी आया था, ब्रिटिश से जो कंपनी आया था, उसका जो कर्मचारी सब था वो टैक्स खुद रख लेता था, चोरी कर लेता था, कंपनी को भेजता ही नहीं था। जैसे मान चलिए अभी ही भारत में जो कर्मचारी सब है टैक्स वसूलेगा, अपने आप रख लेगा, खुद अपने पास रख लेगा, तो सरकार के पास पैसा जाएगा? सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि टैक्स के द्वारा, टैक्स के पैसा से ही ना सरकार चलती है। सरकार जो इतना काम करती है, ओवरब्रिज बनाती है, रोड बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, सब कुछ में सब्सिडी देती है, तो कहाँ से लाता है पैसा? सरकार के टैक्स से ही। और ऐसा अगर हो जाए जो टैक्स वसूलता है वो टैक्स खुद रख ले, तो सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा, सरकार के पास पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा इतना खत्म हो जाएगा कि जो कर्मचारी है उसको वेतन भी नहीं दे पाएगी सरकार। तो यही हुआ कंपनी में। कंपनी के अंदर जो कर्मचारी था वो सब तो खूब धनी हो गया। कंपनी का अंदर कर्मचारी था वो सब खूब धनी हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्स लेके खुद रख लेता था, थोड़ा सा देता था। जैसे 100 रुपया वसूला तो 30 रुपया दिया, मात्र 70 रुपया खुद ही पास रखा। कंपनी घाटा में जाने लगी, इतना घाटा में जाने लगी कि अपने कर्मचारी को वेतन भी नहीं दे पा रही थी। तब कंपनी क्या किया? ब्रिटिश का कंपनी था तो ब्रिटिश सरकार के पास गया, बोला क्या हमको लोन चाहिए, पैसा चाहिए। बोला अरे तुमको पैसा क्यों देंगे, तुम वहाँ बिजनेस करने गया है ना, तुम वहाँ क्या कर रहा है, इतना घाटा लग गया। और इतना घाटा लग गया कि तुम अपने कर्मचारी को वेतन भी नहीं दे पा रहा है, ऐसा क्या काम कर रहा है? तो उसी समय ब्रिटिश सरकार बोले कि तुम पे हम नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेट करेंगे। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। 1765 में मुगल साम्राज्य इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दिया था, और 1773 में करीब मतलब 8 साल के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, पैसा खत्म हो गया इसके बाद। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया। ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? यह अधिनियम भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास की शुरुआत थी। हम बोले कंपनी यहाँ शासन कर रहा था, ब्रिटिश संसद के पास गया, बोला पैसा दीजिए, बोला नहीं अब हम तुम पे जो है नियंत्रण करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्या कर रहा है? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। अब जो टैक्स वसूल रहा था, कोई अपने पास रख रहा था, उसका मुकदमा तो चलेगा ना, केस करेंगे, कहाँ करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने जो कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। कोलकाता में किसकी स्थापना किया? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया। और इसका गठन जो है
1774 में हुआ। ये पूछा जाता है पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ गठन किया गया, तो कोलकाता में गठन किया गया। कब किया गया, तो 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के अनुसार 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है किस प्रावधान के तहत गठन किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के तहत गठन किया गया। कब किया गया, तो 1774 में किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। इस सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश था। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश था। ये पूछा जाता है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, एलिजा इम्पे। लेकिन अन्य न्यायाधीश का नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जानकारी के लिए याद कर लीजिए चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। ठीक है, हमको लेकिन इतना ही याद रखना है, एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे। ठीक, इसके बाद क्या था, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, उसमें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, क्योंकि हम बोले ही थे कि बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी दिया था, बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया था। तो इस अधिनियम में उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल है तो अकेले काम करेगा ना, इसके अधीन 4 सदस्य को नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्य को नियुक्त किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल किया गया और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त किया गया। और ये पूछा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और इनके अन्य 4 सदस्य नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार, सर फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन एवं बारवेल। अभी याद रखें, आगे चल के 3 ही सदस्य किया गया, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य है, लेकिन आगे चल के एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य कर दिया गया, एक सदस्य को हटा दिया गया। तो मेन प्रावधान जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही था। क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और क्या था, 3 अन्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 अन्य सदस्य था। ठीक है, तो हम ऊपर बताए थे कि ये सब जो राजा महाराजा को टैक्स चोरी कर लेता था। और इतना ही नहीं, कंपनी तो वहाँ पे था ना, कंपनी का कर्मचारी ना काम कर रहा था भारत में। मेन कर्मचारी कहाँ था, मेन कर्मचारी का जो हेड था, उस हेड को कहते बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उस हेड को क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी, जो कि ब्रिटेन में रहती थी। कोई भी संगठन चलाने के लिए, जैसे मान चलिए अभी भारत को चलाने के लिए सरकार है, सरकार में जो मंत्री है, मंत्री थोड़ी काम करता है, मंत्री के अंतर्गत कर्मचारी है वो काम करता है। ऐसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समझ लीजिए मंत्री, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समझ लीजिए मंत्री। मंत्री कहाँ बैठता है, सब जगह थोड़ी जाता है मंत्री दिल्ली में बैठता है। तो वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कहाँ था, ब्रिटेन में था, और उसका प्रशासन कर्मचारी सब जो था भारत में था, काम करता था। वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितना था, 24 था। ठीक है, और इसमें से जो है जो कंपनी प्रशासन सब टैक्स चोरी कर लेता था। इतना ही नहीं करता था, राजा महाराजा से अथी भी ले लेता था, मतलब उपहार भी ले लेता था। बोलता था आप बोलिएगा इतना ही टैक्स आया है इस बार, फसल ये हो गया वो हो गया। उससे राजा को भी फायदा हो जाता था, कंपनी के कर्मचारी को भी फायदा हो जाता था, बीच में कंपनी पिसा जाता तो उसको फायदा कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो ये सब बंद कर दिया। ठीक, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना बार बार क्या करता था, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कोई कानून बनाता था, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देता था उसमें। अरे ये गलत है, वो गलत है, ऐसे करो वैसे करो, ये नियम ऐसे है, वो नियम ऐसे है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। तो आगे का नियम जो है इसी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए किया गया। आगे का नियम कब आया, तो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, इसका नाम है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम।
ठीक है, इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, तो 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है पदाधिकारी अपने शासकीय रूप से किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। मतलब प्रशासन पदाधिकारी जो काम करता था अपने कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया, बाहर हो गया। हम बताए थे कि कोई नियम बनाता था, उच्चतम न्यायालय बोलता ये काय हो गया, वो काय हो गया, कैसे किया, ऐसे हो गया, तो उसको बाहर कर दे, बोला आप इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद उच्चतम न्यायालय थोड़ा दायरा बढ़ा दिया गया। उच्चतम न्यायालय का दायरा पहले कंपनी तक ही था, लेकिन अब कोलकाता के सभी जनता पे लागू कर दिया गया। यानी कोलकाता का अगर कोई जनता परेशान हो रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है। ठीक है, लागू कर दिया गया। अब कह रहा है यहाँ कहा कि उच्चतम न्यायालय और ये गवर्नर जनरल, बोला उच्चतम न्यायालय को भी हम बोल रहे हैं और गवर्नर जनरल को भी बोल रहे हैं, तुम लोग अगर कोई नियम कानून बनाएगा तो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज को ध्यान में रख के बनाएगा। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय को अपनी आज्ञाएं व आदेश लागू करते समय एवं सरकार को नियम बनाते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये अच्छी बात था। ठीक है, तो मेन इसका फोकस जो था ना 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम का पृथककरण शासन था। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना था। मतलब कार्यपालिका जो अपना काम करे अपना करे, न्यायपालिका जो अपना काम करे अपना करे। ठीक है, अभी जो है भारत में पृथकीकरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, विधायिका व न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। किस अनुच्छेद, कहा गया विधायिका आप न्यायपालिका में नहीं हस्तक्षेप कीजिएगा, न्यायपालिका आप विधायिका में नहीं हस्तक्षेप कीजिएगा। ये किस अधिनियम के तहत कहा गया है, ये कमेंट करके बताइए। वही है, क्या है, ये अधिनियम कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम था। ठीक है, ये था। अब जो है सरकार जो है अपना कुछ और कंट्रोल करना चाह रही थी। सरकार जो है कुछ और कंट्रोल करना चाहिए, सरकार खुश नहीं थी इससे। क्यों, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हम बताए थे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में बताए थे हम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका था, कंपनी का ही सदस्य था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये कह रहा था, कहीं ना कहीं सरकार के मन में था कि पूरा नियंत्रण हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही ले रहा था और उसका सिर्फ जानकारी दे रहा था यहाँ ब्रिटिश संसद में। अब ब्रिटिश संसद चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया। क्या लाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें जो है सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। और सरकार का नियंत्रण कैसे कैसे बढ़ा सो देखिए। 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 6 सदस्य, पूछा जाता है कितने सदस्य, तो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। पहले कौन कंट्रोल करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो की कंपनी का ही सदस्य था। लेकिन अब जो है सरकार का सदस्य है, मंत्री सब है। ठीक है, इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का ये हम नियंत्रण करेंगे, कंपनी पे क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो ये पूछा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मंत्रिमंडल का सदस्य सब था या सरकार का आदमी था। ठीक है, ये 6 सदस्य था इसमें 6। इसको जो है सभी सैनिक असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन करे। बोला तुम जो भी काम करेगा, चाहे सैनिक संबंधी काम करे या असैनिक संबंधी काम करे या राजस्व संबंधी काम करे, सभी पे मेरा नियंत्रण रहेगा, यानी सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, अब जो है भारतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों के स्थान पे 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। हम बताए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक गवर्नर जनरल था और उसके अधीन 4 सदस्य था। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया, एक गवर्नर जनरल किया और 4 सदस्य के स्थान पे 3 सदस्य को बना दिया गया। बोला 3 ही सदस्य रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 3 सदस्य। ठीक है, इसके बाद बोला जिस तरह बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल है, 3 सदस्य है, उसी तरह और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत तुम लोग काम करेगा। इसी तरह जो है बम्बई
इसी तरह बम्बई मद्रास में परिषद का गठन किया गया। बोला तुम लोग को भी गठन कर दे, बम्बई और मद्रास में भी गठन कर दिया गया। ठीक है, अब इतना कंट्रोल हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी भारतीय राजा से न तो संधि कर सकते, न समझौता कर सकते, न सहायता दे सकते हैं। वही लिखा हुआ, गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय नागरिक के साथ न तो संघर्ष आरंभ कर सकते हैं, न सहायता आश्वासन दे सकते हैं। क्योंकि इस समय जो कंपनी जो था, इसका तो मेन फोकस यही था कि आपस में राजा सबको लड़ाओ, उससे भी पैसा लो, उससे भी पैसा लो। लेकिन कंपनी आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, बोला कि मेरे अनुमति के बिना, 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना न तुम किसी राजा को सहायता दे सकता है, न किसी के साथ संधि कर सकता है, न सहायता का आश्वासन दे सकता है। ठीक है, और उसमें भी क्या था देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो था मंत्रिमंडल का सदस्य था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य था। देखिए, तो ये तो पूरा अपने आप में कंट्रोल ही ले ही लिया। मंत्रिमंडल का सदस्य जो है किसका अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य करेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कंपनी के प्रशासन को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया? मेन काम कौन करता था? गवर्नर जनरल ही करता था ना, वही शासन प्रशासन करता था। तो आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नर जनरल को थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया गया? अब देखिए, अब गवर्नर जनरल भी जो है बैठा नहीं रहेगा। कंपनी जो दूसरे देश में शासन कर रहा है वो भी बैठा नहीं रहेगा। कंपनी में बोला एक दूसरा संशोधन लाइए, 1786 का संशोधन लाइए। क्या लाइए? 1786 का संशोधन। आप देख रहे होइएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी था उसको 1781 में दूर किया गया। देख रहे थे? उसका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ही कंट्रोल हो गया। ठीक है, इसको दूर करने के लिए 1786 का एक्ट आया। 1786 का एक्ट क्या था देखिए, 1786 का एक्ट था गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल था मुख्य सेनापति, दोनों की शक्ति मिल गया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल को अगर किसी राजा से संधि अथवा सहायता करना पड़ता था तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछता था। लेकिन जब मुख्य सेनापति का भी अधिकार मिल जाएगा, सेना किसका बात सुनता? मुख्य सेनापति की बात सुनता। बोलेगा लड़ाई करो तो लड़ाई करो। गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति बना दिया गया। तब कहने मतलब थोड़ा सा नियंत्रण कंट्रोल हुआ। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे तो कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा आगे और डिटेल से बता देंगे। तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का शक्ति दे दिया गया। ठीक, और इस अधिनियम में कहा गया कि आप लोग जो निर्णय बनाइएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के अंतर्गत तीन सदस्य था, कोई भी नियम बनाता था तो बहुमत के आधार पर, जैसे अगर तीन सदस्य था और एक गवर्नर जनरल था, टोटल 4 हो गया। 4 में से कोई 3 बोलेगा तो वो कानून बनेगा और एक बोलेगा तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब अधिकता होना चाहिए। 2-2 होगा तभी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब 3 होगा, 3-1 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, तब जो है बनेगा। ठीक, हाँ, या अगर 2-2 हो गया, 2-2 तो 4 ही हो गया ना, ऐसा नहीं होगा। इस अधिनियम में कहा गया अगर गवर्नर जनरल का आदेश रहेगा तो तुम लोग का बात नहीं मानेगा। तुम लोग अगर बोलेगा नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए तो तुम लोग का बात नहीं मानेगा, ये वीटो शक्ति लगा देगा। बोलेगा परिषद ये जो आप जो निर्णय पारित किए ये नहीं होगा, गलत है। कहने मतलब यहाँ क्या था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने या लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया, अर्थात वीटो का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया? वीटो का अधिकार दे दिया गया। कहने मतलब गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य, गवर्नर जनरल कितना परिषद का सदस्य था? 3 सदस्य था। वो अगर कोई नियम पारित किया तो मन होगा तो लागू करेगा, मन होगा तो नहीं लागू करेगा, ये वीटो का अधिकार। लेकिन मन पे डिपेंड नहीं था, कुछ कंडीशन भी होता होगा। ठीक है, ये डिपेंड था। इतना तक कर दिया तो ये वीटो का अधिकार दे दिया गया। ठीक, वीटो का अधिकार कब मिला? 1786 में। अब है चार्टर एक्ट 1793। 1793 में क्या था ये तो हम बताए थे, मेन 1773 का एक्ट था। ठीक, 1773 के बाद 1781 में इसमें संशोधन करने के लिए, उसके बाद 1784 में संशोधन करने के लिए 1786 आया। इसका चार्टर एक्ट 1793, इसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोला आप जो है 20 वर्ष तक और शासन कर सकते हैं, 20 वर्ष तक और शासन कर सकते हैं। और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार आने वाले सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। बोला जितना भी गवर्नर जनरल आएगा सबको वीटो का शक्ति मिल जाएगा। ठीक है, ये 1797 में था।
और इसमें था, बोला अगर गवर्नर जनरल कहीं बाहर जाएगा तो अपने परिषद के असैनिक सदस्यों से किसी एक को वहाँ जो है नियुक्त करके जाएगा। असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करके जाएगा। ये बात क्यों कहा गया? क्योंकि इसी को जो है सेनापति, मुख्य सेनापति का भी अधिकार था। अगर मान चलिए कहीं बाहर गया, उसी समय युद्ध हो गया, तो निर्णय कौन लेगा? तो जिसको मुख्य सेनापति का अधिकार था वही निर्णय लेगा। ठीक है, इसलिए भारत में देखते होइएगा राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया क्योंकि उसको मुख्य सेनापति को उत्तरदायित्व भी दे दिया गया था। ठीक है, और हम आगे बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य कर रहा था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य कर रहा था। और नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जो था, नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी का वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाने लगा। देखिए, वो कुछ करता नहीं था, कंपनी पे नियंत्रण करता था। भाई कंपनी पे नियंत्रण करता था तो तुम कंपनी से पैसा लो, कंपनी यहाँ प्रॉफिट लेके जाता ही था ना। नहीं, भारतीय राजकोष पे डाल दिया गया। और यह परंपरा 1919 तक चली। हम 1919 का अभी शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, ये जो है 1919 तक चलता रहा। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग चार्टर एक्ट 1793 तक देखे हैं। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, और 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और यहाँ वही बात लिखा गया है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ही है, कानून ही है, तो बहुत सारा नियम, एक रेगुलेटिंग एक्ट जैसे 1773, इससे बहुत सारा नियम कानून है, लेकिन उतना एग्जाम पूछता नहीं है। हमको नियम कानून थोड़ी ना पढ़ाना, हमको एग्जाम पास करने से मतलब है। तो जो पूछा जाता है वही इस लिखा हुआ है, और वही मेरे द्वारा चर्चा किया भी जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।